गुड मॉर्निंग गाइस, माई सेल्फ अनामिका मिश्रा। वेलकम टू प्रयाग आई चैनल। हम लोग इससे पहले आपको कुछ इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जो भी हमारी मेन डिफिनेशंस होती हैं, जैसे करंट, वोल्टेज, पावर, एनर्जी, इन सारी चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया। उसके बाद मैंने आपको कुछ रेजिस्टेंस से रिलेटेड फॉर्मूला बताया जिससे न्यूमेरिकल आता है, पावर से रिलेटेड फॉर्मूला बताया। अब इसके बाद यहीं पे हम इलेक्ट्रिकल फंडामेंटल यूनिट्स जो होती हैं वहाँ पे इसको हम स्टॉप करते हैं, और जब हम आगे डीसी सर्किट पढ़ेंगे तो वहाँ पर जो भी चीज़ें होती हैं, ओम्स लॉ, किरचॉफ लॉ, थेवेनिन्स थ्योरम, नॉर्टन्स थ्योरम, वो सारे थ्योरम्स हम लोग डीसी सर्किट में पढ़ेंगे। ये हम एज ए इंट्रोडक्शन के तौर पे आपको बता रहे थे। तो आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक मटेरियल्स एंड केबल्स। तो आपको पता है कि करंट जो है ना, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हो गई है। इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स एंड केबल्स। अब देखिए, हमें ये तो पता चल गया कि अगर हमारे पास एक क्लोज सर्किट है और उसमें हम 4 वोल्ट, 10 वोल्ट, कितने भी वोल्ट की बैटरी अगर लगाते हैं तो उसमें एक धारा का प्रवाह होता है। बट टर्म्स क्या, मतलब कंडीशन क्या है कि क्लोज सर्किट होना चाहिए। इसी तरह से अब हमारे आपको सिनेरियो में देखिए, जितने भी हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक सामान है, फ्रिज, कूलर, टीवी, बल्ब, फैन, कुछ भी, मिक्सी वगैरह, कुछ भी, वो सारी चीजें चलती किससे? इलेक्ट्रिकल सिस्टम से। देखिए, समय के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स में विकास हो रहा है। हम नए नए इन्वेंट्स कर रहे हैं, नई नई इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस खोज रहे हैं। कभी कुछ नया आता है, कभी कुछ नया आता है। पहले मिक्सी नहीं हुआ करती थी, मिक्सर है, ग्राइंडर है, जूसर है, ओवन है, माइक्रोवेव है। मतलब हर एक समय के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स में विकास होता रह रहा है। लेकिन इलेक्ट्रिकल में कोई विकास नहीं होता है, बस हम ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। लेकिन अगर हमारे पास इलेक्ट्रिकल सिस्टम नहीं होगा तो हम किसी भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट का यूज़ नहीं कर पाएंगे। अगर हमारे पास दुनिया भर के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं और हमारे घर में पावर नहीं है तो हम क्या उन चीज़ों का यूज़ कर पाएंगे? नहीं यूज़ कर पाएंगे। तो दोनों ही एक गाड़ी के दो पहिए हो गए। जैसे हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया और इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट हो गया। इस डिपार्टमेंट में लगातार विकास हो रहा है, नई नई डिवाइसेस आ रही है, नई नई हम कंट्रोल सिस्टम्स ढूंढ रहे हैं। मतलब अपने डिजायर के हिसाब से हर सुविधाजनक हम फैसिलिटीज को खोज रहे हैं। किस क्षेत्र में? इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में। लेकिन दूसरा पहिया उसका इलेक्ट्रिकल है। किसी भी हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का यूज नहीं कर सकते हैं बिना इलेक्ट्रिकल के। तो आपको ये पता चल गया है कि पावर, करंट, वोल्टेज, ये सारी चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए। इसी पावर, करंट को अगर हम किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना हो, जैसे मान लीजिए कि हमने 11 केवी का जनरेशन किया। इंडिया में मैक्सिमम कितने केवी का जनरेशन होता है? 11 केवी का जनरेशन होता है। पैदा हम लोग कितना करते हैं? 11 केवी करते हैं। और ट्रांसमिट उसे कितना करते हैं? 775 केवी तक करते हैं। और अब अगर ऑप्शन में आपके 800 केवी दिया है तो वो भी हम मान लेंगे, क्योंकि जो न्यू लाइंस बन रही है वो 800 केवी पे भी बन रही हैं। क्लियर है? तो जो पैदा कर रहे हैं हम लोग वो तो 11 केवी पे कर रहे हैं और ट्रांसमिट कर रहे हैं उसे 800 केवी पे। तो ये जो इतना बड़ा वेरिएशन आपको दिख रहा है ना, ये किसके थ्रू हो रहा है? ये सब ट्रांसफार्मर के थ्रू हो रहा है। वोल्टेज को स्टेप अप करना, स्टेप डाउन करना, ये सारी चीजें ट्रांसफार्मर के थ्रू हम लोग कर रहे हैं। इतना बड़ा वोल्टेज में वेरिएशन देख रहे हैं। तो अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि मान लीजिए हमने यहाँ पर एक पावर सिस्टम है। अब आप लोग पावर प्लांट्स तो पढ़े नहीं है, लेकिन इतना जान जाइए कि पावर प्लांट वो होता है जहाँ पे हम बिजली का उत्पादन करते हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ भी 11 केवी, 22 केवी, कुछ भी हमने जनरेट किया और उसे हमें घरों तक पहुँचाना है, इंडस्ट्री में पहुँचाना है। जैसे मान लीजिए ये आपका होम हो गया, ये आपका इंडस्ट्री हो गया, ये आपकी फैक्ट्री हो गई। और आपको पता है कि जितने भी पॉज एरिया होते हैं, हाई कोर्ट हो गया, जजेस के मकान हो गए, मतलब सिविल लाइन्स हो गए, किसी भी शहर की हम बात कर रहे हैं, ऑफिस हो गए, कोई भी आईटी कंपनी हो गई, जितने भी हमारे गवर्नमेंट दफ्तर हो गए, कि कोई भी चीज़ है तो हम वहाँ तक क्या करना है कि इस जनरेशन को हमें यहाँ से यहाँ तक ट्रांसमिट करना है। क्लियर है? तो जब हम ट्रांसमिट कर रहे हैं, अब यहाँ बीच में हम एक एक सब स्टेशन लगाए हुए हैं। सब स्टेशन जहाँ पे हम पावर को अप और डाउन करेंगे रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उसे हम सब स्टेशन कहेंगे। खैर, ये सारी चीज़ें तो आप लोग पावर सिस्टम में पढ़ेंगे। मेरा बताने का इंटेंशन ये
कि जब हम पैदा कर रहे हैं और हमें यहाँ तक पहुँचाना है तो उसके बीच में हम पहुँचाएं कैसे, किसके थ्रू हम इस पावर को ट्रांसमिट करें। तो यहाँ पर एक कंडक्टर लगा होता है जिसको हम लोग कहते हैं कंडक्टर। कंडक्टर मतलब कि चालक। इसी के थ्रू हम लोग जनरेशन यूनिट से लेकर के सब स्टेशन तक और सब स्टेशन से लेकर के डिस्ट्रीब्यूशन तक हम लोग पावर को ट्रांसमिट और डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। क्लियर है। तो ये काम कौन कर रहा है, बीच में मध्यस्थता का काम कौन कर रहा है, कंडक्टर कर रहा है। कंडक्टर वो चालक, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। चालक एक ऐसी चीज है जिसमें जो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को आसानी से होने दे, मतलब करंट जो है वो आसानी से इसमें से फ्लो हो जाती है। करंट को फ्लो होने में ये सपोर्ट करता है, उसे हम क्या कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं। आगे बात समझ में। कंडक्टर हमारा क्या है, जो अपने अंदर से, देखें यहाँ पे लिख रहे हैं कंडक्टर मतलब कि चालक, हिंदी में इसे क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। कंडक्टर वह है, कंडक्टर वह है जो आसानी से अपने अंदर से इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होने दे इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होने दे, उसको चालक कहते हैं, हिंदी इस या कंडक्टर कहते हैं। तथा इसी गुण को चालकता कहते हैं। क्या कहते हैं, चालकता कहते हैं इसी गुण को। अब देखिए क्वेश्चन ये था कि हमारे पास चालक था जो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने दे रहा था, लेकिन चालक हम इसे माने कैसे, क्या ये चालक है, नहीं। क्या ये चालक है, नहीं। तो हम किस चीज को चालक माने, हमारे पास ये भी एक क्वेश्चन था। तो चालक वो होता है जिसमें चालक प्रतिरोध जो होता है वो बहुत ही कम होगा, मतलब चालक का गुण क्या हो गया, प्रॉपर्टीज। चालक हम उसे कहेंगे जिसका प्रतिरोध मतलब कि रेजिस्टेंस बहुत ही कम हो। जितना कम रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस आप लोग समझते ही हैं, जो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह होने में विरोध पैदा करता है उसे हम प्रतिरोध कहते हैं। तो जितना कम इलेक्ट्रॉनों का विरोध होगा उतना ही कम हमारी चालकता होगी, मतलब कि कंडक्टिविटी अच्छी होगी। तो सबसे पहला गुण क्या है कि प्रतिरोध उसका बहुत ही कम होना चाहिए, रेजिस्टेंस कम होना चाहिए, तो हम उसे चालक कहेंगे। उसके बाद इसकी चालकता बहुत अधिक होनी चाहिए, मतलब कि कंडक्टिविटी हाई होनी चाहिए। कंडक्टिविटी हाई होनी चाहिए। क्यों हाई होनी चाहिए, क्योंकि मान लीजिए अगर हम, ये आपके पास एक कंडक्टर है, ठीक है, तो मैंने कंडक्टिविटी क्या बताया, जो अपने आसानी से इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने दे या इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने में सपोर्ट करे। ये नहीं कि यहाँ पर अगर 4 ओम का हमने एक रेजिस्टेंस लगा दिया तो ये विरोध पैदा करने लगेगा, तो फिर इसकी स्पीड स्लो हो जाएगी। फिर हमने इस रेजिस्टेंस को 2 ओम कर दिया तो कम विरोध पैदा होगा, तो स्पीड थोड़ी बढ़ जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखना है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर से फ्लो होने दे और उसका सपोर्ट करे, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, चालकता कहते हैं। तो कंडक्टर वो होता है जिसका रेजिस्टेंस कम होना चाहिए और जिसकी कंडक्टिविटी हाई होनी चाहिए, हम उसे क्या कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं। अब देखिए जो कंडक्टर होता है ना, देखिए यहाँ पर क्या होता है कि एक बीच में इसके चार्ज कैरियर अगर हम लोग बनाते हैं तो यहाँ पर एक कोई भी एनर्जी गैप नहीं होता है। एक होता है हमारा कंडक्शन बैंड, ये हो गया हमारा कंडक्शन बैंड, और ये हो गया हमारा वैलेंसी बैंड। और इसके बीच में जो ये गैप होता है इसको कहते हैं फॉरबिडन गैप। इसको क्या कहते हैं, फॉरबिडन गैप।
जैसे जैसे आप लोग आगे पढ़ेंगे, जैसे इंसुलेटर हो गया, सेमीकंडक्टर हो गया, तो उसमें गैप होते हैं, लेकिन जब कंडक्टर होता है तो इसमें कोई भी एनर्जी गैप नहीं होता है। ये आपको डायग्राम में हम आपको दिखाने के लिए बताए हैं, लेकिन इसके बीच में कोई भी एनर्जी गैप नहीं होता। आसानी से ये एक दूसरे के में फ्लो होते रहते हैं, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये इनका मूवमेंट होता रहता है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कंडक्शन कहते हैं। 3 बातें मैंने आपको बताई। कंडक्टिविटी क्या होती है, कंडक्टिविटी हमेशा हाई होनी चाहिए, रेजिस्टेंस हमेशा लो होना चाहिए, और जो भी कंडक्शन बैंड और वैलेंसी बैंड के बीच का गैप होता है वो एनर्जी गैप बिल्कुल भी नहीं होता है। इसी को हम लोग कंडक्टर कहते हैं। ठीक है, दूसरी बात है, अब हम ये कंसीडर करते हैं कि सबसे अच्छी चालकता किसकी होती है। तो जैसे मान लीजिए कि हमारे पास में एक गोल्ड है, ठीक है, दूसरा हमारे पास सिल्वर है, इसके बाद कॉपर है, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया। देखिए, गोल्ड की कंडक्टिविटी तो 99% होती है, लेकिन क्या हम लोग गोल्ड यूज कर सकते हैं ट्रांसमिशन लाइन में? बिल्कुल नहीं यूज कर सकते। हमारा सिस्टम इकोनॉमिकल नहीं रहेगा, सब चोरी करके लेते जाते हैं, तो घाटा किसका होता है? गवर्नमेंट का घाटा होता है। कंडक्टिविटी तो अच्छी है गोल्ड की, लेकिन हम इसका यूज कभी भी नहीं करते हैं और ना ही कर सकते हैं, हमारे पास इतना नहीं है। दूसरी बात, अगर हम सिल्वर की करें तो सिल्वर होता है 98%। सिल्वर 98% होता है। ये पहले यूज होता था, बहुत पहले यूज होता था, लेकिन अब इसका यूज नहीं करते, क्योंकि इसके साथ भी प्रॉब्लम यही थी ना कि सब जब ट्रांसमिशन लाइन में लगाओ तो वो ज़्यादा तो चोरी हो जाता था, तो फिर दिक्कत होने लगती थी, तो इसीलिए सिल्वर का यूज भी बहुत ही कम करते हैं। रही बात कॉपर की, तो कॉपर का यूज हम लोग ज़्यादा करते हैं। और इसके बाद आता है हमारा एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम जो होता है, इसकी भी कंडक्टिविटी बेस्ट होती है, और ये बहुत ज़्यादा मात्रा में इंडिया में पाया जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग किसका यूज़ करते हैं? एल्यूमिनियम का यूज़ करते हैं। तो इन दोनों को मिलाकर एक बना ACSR, एल्यूमिनियम कार्बन स्टील रेनफोर्स्ड। इन दोनों को मिलाकर के हमने ACSR बनाया, जिसका यूज हम लोग करते हैं। तो सबसे बेस्ट कंडक्टिविटी किसकी हुई? गोल्ड की, उससे कम सिल्वर की, उसके बाद कॉपर की, फिर एल्यूमिनियम की। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि बताइए सबसे बेस्ट कंडक्टिविटी। तो हम आपको बता रहे थे कि कोई भी अगर कंडक्टर है तो कंडक्टर वह होता है जो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉनों को फ्लो होने देता है, या फिर हम कह सकते हैं कि अपने अंदर से वो करंट को प्रवाहित होने देता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? कंडक्टर कहते हैं। कंडक्टर के गुण क्या क्या होना चाहिए? किस मटेरियल को हम मानेंगे कि वो एक अच्छा कंडक्टर है? उसका रेजिस्टेंस लो होना चाहिए, कंडक्टिविटी हाई होनी चाहिए। कंडक्टिविटी का मतलब आप समझ ही रहे होंगे कि अगर रेजिस्टेंस लो होगा, रेजिस्टेंस का मतलब क्या होगा कि जो धारा के प्रवाह होने में विरोध पैदा करे, उसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। अगर रेजिस्टेंस लो होगा तो हमारा कंडक्टिविटी तो हाई होगी ही, क्योंकि विरोध कम होगा। जब विरोध कम होगा तो हमारी कंडक्टिविटी हाई होगी। जैसे हमारा होता है R इज इक्वल टू रो L अपॉन में A। तो R क्या है? हमारा रेजिस्टेंस है, और A क्या है? हमारा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। तो R प्रोपोर्शनल टू A होता है, ठीक है। इसकी यूनिट क्या होती है? ओम मीटर होती है, और इसकी यूनिट क्या होती है? ओम होती है। इसको हम लोग लंबाई को मीटर में लेते हैं और मीटर स्क्वायर में क्रॉस सेक्शनल एरिया को लेते हैं, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको नेक्स्ट चीज़ क्या बताई थी कि कोई भी अगर हमारे पास कंडक्टर है तो वो कैसा उसमें होता है। सबसे पहले हमारे पास एनर्जी गैप हम जब बनाते हैं, तो एनर्जी गैप बनाते समय यहाँ पे मान लीजिए कि ये हमारा हो गया कंडक्शन बैंड। इसको हम लोग क्या कहते हैं? कंडक्शन बैंड कहते हैं। ये हमारा बीच में, देखिए कंडक्टर तो ऐसा होता है जिसमें बीच में गैप होता ही नहीं है, लेकिन अगर हम इंसुलेटर या सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे तो उसमें बीच में गैप होता है। ये कंडक्शन बैंड हो गया, ये हो गया हमारा वैलेंसी बैंड। और जो ये बीच का गैप होता है ना, इसको कहते हैं फॉरबिडन गैप। ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया? हमारा फॉरबिडन गैप हो गया, फॉरबिडन गैप हो गया। बात क्लियर है? अब देखिए, चूंकि ये कंडक्टर का हम लोग बना रहे हैं, तो कंडक्टर का होने की वजह से ये गैप नहीं होता है, फॉरबिडन गैप होता ही नहीं है, क्योंकि इसमें एनर्जी लेवल जो होता है, एनर्जी गैप इसको और कहते हैं, एनर्जी गैप भी नहीं होता है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन आसानी से यहाँ पे ऐसे जंप करते रहते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐसे जंप करते रहेंगे और एक दूसरे से के साथ बॉन्ड बनाते रहेंगे। इसी को हम लोग कहते हैं कि ये एक अच्छा गुड कंडक्टर मटेरियल है।
जहाँ पर कोई भी एनर्जी गैप नहीं होता है, मतलब फॉरबिडन गैप नहीं होता है। कंडक्शन बैंड और वैलेंसी बैंड के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से बॉन्ड बनाते रहते हैं, वो हमारा कंडक्टर मटेरियल होता है। क्लियर है? अब देखिए हमारे पास जितने भी मटेरियल हैं उसमें से सबसे अच्छी कंडक्टिविटी कैसी होती है? मेन चीजें हम आपको बता देते हैं। सबसे अच्छी कंडक्टिविटी जो होती है वो गोल्ड की होती है। गोल्ड कितना होता है? 98% तक होता है। सिल्वर कितना होता है? 90। गोल्ड सिल्वर कितना होता है हमारा? गोल्ड हमारी 99% तक होता है और ये हमारा 98% तक होता है। देखिए बहुत फर्क नहीं है, लेकिन क्या हम गोल्ड यूज कर सकते हैं? बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। हमारा पॉवर सिस्टम इतना बड़ा सिस्टम है, अगर हम उसमें इंसुलेटर, क्रॉस आर्म्स, जो भी हमारी डिक्सेस होती हैं, अगर हम वो सारी चीजें गोल्ड के बनाने लगे तो क्या हमारा पॉवर सिस्टम इकोनॉमिकल रह जाएगा? नहीं। पहली बात। दूसरी बात, अगर हम किसी भी तरह करके लगा भी देते हैं सिस्टम हमारा, किसी भी तरह करके अगर गोल्ड को यूज भी कर लेता है बेस्ट कंडक्टिविटी के लिए, तब भी वो गोल्ड, क्या भरोसा है कि वो कल वहीं पे मिलेगा जहाँ पे हम लगाए थे? आमतौर पे वो चोरी हो जाता है। सब स्टेशंस वगैरह में भी यूज करना होता है, कोई कितना देखेगा? इसलिए हम लोग गोल्ड का यूज नहीं करते। फिर हम लोग ने सिल्वर का यूज करना शुरू किया। सिल्वर का भी यूज बहुत ही सीमित मात्रा में होता है, बहुत ही कम मात्रा में होता है, वहीं पर होता है। और अब तो बिल्कुल भी नहीं होता, पहले होता था लेकिन वहां पे भी चोरी वाली दिक्कत थी, और जब चोरी हो जाता था तो सिस्टम हमारा इकोनॉमिकल नहीं रह जाता था। फिर हमारे पास आया कॉपर। इन दोनों के बाद कॉपर भी हमारे बेस्ट कंडक्टिविटी देता है, 90% होता है। और इसके बाद आता है एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम जो है, एल्यूमिनियम ये हमारे यहाँ बहुत ही प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होने के कारण सिस्टम को इकोनॉमिकल बनाने के लिए ये इन तीनों के कंपैरिजन में तो बेस्ट कंडक्टर नहीं है, बट ये भी एक बेस्ट कंडक्टर है। इसकी कंडक्टिविटी अच्छी होती है, हाई होती है, इस वजह से हम इसका यूज करने लगे। तो कॉपर का और एल्यूमिनियम का दोनों को बना करके एक मटेरियल बनता है जिसे हम ACSR कहते हैं, एल्यूमिनियम कार्बन स्टील रेनफोर्स्ड। सही है? तो ये हमारा ACSR बनता है और आज के टाइम में हम इसका यूज ही करते हैं। इसमें क्या होता है कि पूरा ये एल्यूमिनियम की डिस्क बनी होती है और बीच में उसके कुछ पार्ट्स जो होते हैं, यहाँ पर जो कुछ पार्ट्स होते हैं ये कार्बन के बने होते हैं। तो इन दोनों को मिला करके हमने ACSR एक मटेरियल बनाया और इसका यूज हम लोग करने लगे। तो ये तो था हमारा कंडक्टर के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर, ये तीन चीजें होती हैं। तो आपने कंडक्टर पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं इंसुलेटर की। तो कंडक्टर क्या होता है? कंडक्टर वह होता है जो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉनों को फ्लो होने दे, उसे हम लोग कंडक्टर कहते हैं, या इलेक्ट्रॉनों के फ्लो होने में सपोर्ट करे। लेकिन इंसुलेटर क्या होता है? वे पदार्थ जो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉनों को फ्लो नहीं होने देते हैं, उसे हम इंसुलेटर कहते हैं। अच्छा, अगर किसी भी चीज के लिए अगर दो चीजें इंपॉर्टेंट है, अगर कंडक्टर उतना इंपॉर्टेंट है तो उतना ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए इंसुलेटर मटेरियल भी है। ऐसा नहीं है कि हम कंडक्टर मटेरियल का ही सिर्फ यूज कर सकते हैं। अगर हमें पावर सिस्टम बनाना है तो उसमें कई सारे, जब आप पावर सिस्टम पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, उसमें कई सारी ऐसी डिस्क्स बनी होती हैं जो हमारी इन्वायरमेंटल से, ये 11 kV की होती है, एक डिस्क 11 kV की होती है। ये स्प्रिंग टाइप में यहाँ पे कम से कम 10 डिस्क लगाई जाती है सिस्टम को हमें इम्प्रूव करने के लिए, स्ट्रिंग इफिशियंसी को इम्प्रूव करने के लिए। तो ये सारे बने किसके होते हैं? इंसुलेटर मटेरियल के बने होते हैं। अगर ये इंसुलेटर मटेरियल के नहीं बनाए जाएंगे तो धूप होती है, बारिश होती है, चिड़िया बैठती हैं, कभी हाथ से टच हो गया, लाइनमैन होते हैं, तो ये इन सारी चीज़ों से पावर जब आएगी इसमें तो करंट भी तो लगेगा ना। तो इसलिए ये सारे इंसुलेटर मटेरियल से बनाना ज़रूरी होता है। बल्कि इसका कंस्ट्रक्शन भी ऐसे होता है, ये कुछ ऐसे होता है, ये ढलान टाइप में होता है नीचे। क्यों? ये जो स्लोप होता है, जब यहाँ पे ऐसे बारिश पड़ती है तो ये ऐसे पानी निकल जाता है, ये पानी ऐसे नहीं। और बहुत ही स्लिप वाला मटेरियल, जैसे पोर्सिलिन होता है ना हमारा, वो बहुत ही जैसे स्लिप करता हो वैसा मटेरियल है। मतलब पानी बिल्कुल भी यहाँ पे रुकना नहीं चाहिए, वो तुरंत ऐसे जाना चाहिए, तुरंत ऐसे। बना तो ये इंसुलेटर मटेरियल से ही है, बट फिर भी यहाँ पे पानी रुकना नहीं चाहिए, वरना हो सकता है कि तार पे पड़ जाए, जो वहां से कंडक्टर जा रहा है, केबल जा रहा है, उस पे पड़ जाए, तो फिर वायर चिपक भी सकते हैं। इस वजह से ये
हमेशा ऐसे स्लो पॉली मटेरियल का बनाया, स्लो कंस्ट्रक्शन का बनाया जाता है। एक डिस्क 11 kV का होता है और ये एक साथ में 10-10 डिस्क लगी होती हैं जब 11 kV 22 kV की लाइन जाती है तो ये पानी जब यहाँ पे ऐसे पड़ेगा तो ये तुरंत ऐसे स्लिप करके ऐसे ये बाहर की तरफ, नीचे की तरफ निकल जाएगा। क्लियर है। इसके बाद इनका वेट भी अच्छा खासा होता है, ऐसा नहीं कि आंधी आया तो ये उड़ गए, ऐसा तो नहीं कर सकते ना। तो वेट भी इसका बहुत ही अच्छा खासा होता है, इतना होता है कि अगर एक नॉर्मल हवा आंधी आए तब भी ये किसी भी इन्वायरमेंटल इफेक्ट को झेलने के लायक इसको बनाया जाता है। और ये बना किसका होता है? इंसुलेटर मटेरियल का बना होता है। तो अगर पावर सिस्टम में हमारा कंडक्टर मटेरियल इंपॉर्टेंट है तो उतना ही इंपॉर्टेंट इंसुलेटर भी होता है। अब इंसुलेटर होता क्या है? वे पदार्थ जो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन का प्रवाह ना होने दे उसको उस पदार्थ को इंसुलेटर मटेरियल कहते हैं। जो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन का प्रवाह ना होने दे उस पदार्थ को क्या कहते हैं? इंसुलेटर मटेरियल कहते हैं। अब देखिए, जैसे मैंने आपको कंडक्टर बताया था कि हम क्या ये कंडक्टर है, किस मटेरियल को हम माने कि वो कंडक्टर है, इसी तरह से हम किस मटेरियल को माने कि वो इंसुलेटर होता है। तो सबसे पहले हम इसका एनर्जी गैप देख लेते हैं कि एनर्जी गैप इसका कितना होता है। जैसे मान लीजिए कि ये आपका, अगर ये मान लीजिए हम एनर्जी गैप बनाते हैं तो ये हो गया हमारा कंडक्शन बैंड, ये क्या है हमारा कंडक्शन बैंड है, और ये बीच में हमारा फॉरबिडन गैप है, मतलब कि एनर्जी गैप है, और ये हमारा बैलेंस। ये डायग्राम याद रखिएगा, ये हमेशा डायग्राम बनाकर पूछा जाता है कि बताइए कौन सा गैप, कौन सा किसका है। तो ये हमारा इंसुलेटर का है जिसमें ऊपर कंडक्शन बैंड है, नीचे। लेकिन ये जो बीच का आपको फॉरबिडन गैप दिख रहा है ना, ये कंडक्टर में बिल्कुल भी नहीं होता है अगर एक अच्छा आइडियल कंडक्टर की हम बात करेंगे तो। लेकिन अगर इंसुलेटर की बात करेंगे तो इनके बीच में 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फॉरबिडन गैप होता है। कितने का? 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। कहीं कहीं बुक में आपको 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी दिया रहेगा, कहीं कहीं 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है, तो दोनों ही सही है, जैसा ऑप्शन मिलेगा वैसा कर लेंगे। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए इंसुलेटर मटेरियल में क्या कंडक्शन बैंड और वैलेंसी बैंड में गैप होता है, फॉरबिडन गैप? तो हाँ होता है। और कितने का होता है? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का या फिर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फॉरबिडन गैप होता है, एनर्जी गैप होता है। और इस एनर्जी गैप, ये जो आप लोग देख रहे हैं, इस एनर्जी गैप के कारण ही इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ क्रॉस नहीं कर पाते हैं। और जब ये क्रॉस नहीं कर पाते तो ये एज अ कंडक्टर की तरह बिहेव नहीं करते हैं, एज अ इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं। कंडक्टर में क्या था कि ये जो गैप है ये बहुत था ही नहीं, अगर आइडियल कंडक्टर की बात करें तो था ही नहीं। और अगर बहुत ही पतली एक लाइन थी जो कि गैप में हमारी मानी जा रही थी, अगर प्रैक्टिकल कंडक्टर की बात करेंगे तो उसमें आसानी से यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो थे वो क्रॉस कर जा रहे थे। लेकिन यहाँ पे जब यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का या 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी गैप हो गया तो उस गैप के कारण इलेक्ट्रॉन इस बैंड से इस बैंड में नहीं जा पाते हैं, और जब नहीं जा पाते हैं तो ये एज अ इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं। अगर यही सेमी कंडक्टर की बात होती तो सेमी कंडक्टर में क्या हुआ कि ये गैप कम हो जाता, और जब गैप कम हो जाता तो इलेक्ट्रॉन क्रॉस कर जाते हैं। लेकिन यहाँ पर गैप ज़्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन क्रॉस नहीं कर पाते हैं। समझ में आ गया कि इंसुलेटर क्या होता है। इसके बाद देखिए इंसुलेटर के लिए क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए। सबसे पहली प्रॉपर्टी तो ये है कि विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध मतलब आप लोग समझ रहे हैं, रो, इसे हम लोग क्या कहते हैं? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं। तो विशिष्ट प्रतिरोध जो है वो 10 की पावर 12 ओम। प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, प्रॉपर्टीज क्या क्या होनी चाहिए। फर्स्ट प्रॉपर्टी है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस
पावर -12 ओम। कंडक्टर में स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हाई होता है तभी कंडक्टिविटी भी हमारी हाई होती है, लेकिन इसमें क्या है कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दे रखा है 10 की पावर -12 ओम से अधिक होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। -12 ओम से हमेशा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस अधिक होना चाहिए। उसी को हम लोग इंसुलेटर मटेरियल के रूप में यूज करेंगे। उसके बाद क्या है, नमी। इंसुलेटर मटेरियल वहीं पे लगाया जाता है जहां पे हम किसी भी चीज को इन्वायरमेंटल कॉजेज से बचाना चाहते हैं, तो इसके पास गुण होना चाहिए कि ये इन्वायरमेंटल इफेक्ट इस पर ना हो। इन्वायरमेंटल इफेक्ट ना हो, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, जब इन्वायरमेंटल इफेक्ट नहीं होगा तो वो किसी भी वायुमंडलीय परिस्थिति में रहेगा तो हम उसे एज ए इंसुलेटर यूज कर लेंगे। कंडक्टर को तो हम इन्वायरमेंटल इफेक्ट के लिए तैयार नहीं करते, लेकिन इंसुलेटर को, कंडक्टर अगर इन्वायरमेंटल इफेक्ट डायरेक्ट होगा तो वो एक दूसरे से चिपकेंगे, शॉर्ट हो सकते हैं, गिर सकते हैं, लाइन खराब हो, कुछ भी हो सकता है, शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है। लेकिन इंसुलेटर हमारा वही मटेरियल है जो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को फ्लो नहीं होने देगा। क्यों? क्योंकि इस पर कोई भी इन्वायरमेंटल इफेक्ट नहीं होगा। इस पर चिड़िया बैठे, आंधी आए, बारिश हो, बर्फ पड़े, कुछ भी हो, हम कोई भी इन्वायरमेंटल इफेक्ट नहीं होता है। इसके बाद क्या हमारा कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है वो अधिक होनी चाहिए। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हाई होनी चाहिए। इसीलिए जो हम लोग डिस्क में यूज करते हैं इंसुलेटर, वो पोर्सिलिन का यूज करते हैं, क्योंकि पोर्सिलिन की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है वो सबसे हाई होती है। क्लियर है? अब इसके बाद देखिए, आपको इंसुलेटर के कई सारे टाइप्स पढ़ने को मिलेंगे, जैसे हमारा माइका हो गया, रबर हो गया, एस्बेस्टस हो गया, बेकेलाइट हो गया। ये सारी चीजें क्या है, हमारे इंसुलेटर है। तो आपको पता होना चाहिए कि इंसुलेटर में क्या क्या आता है। इंसुलेटर सबसे पहला हो गया हमारा माइका। माइका आपको पता है, माइका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। जब हम डीसी मशीन भी बनाते हैं ना, तो वहां पे भी हम लोग माइका का यूज करते हैं। जब आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग के बीच में हम एयर गैप देते हैं तो हमेशा माइका की ही शीट वहां पे यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें ईडी करंट लॉसेस को कम करना है, तो उस लॉस या तो सिलिकॉन स्टील यूज करेंगे, और या तो फिर जो कम्यूटेटर बना रहे हैं, ये जो हमारा कम्यूटेटर होता है जो कन्वर्ट करता है डीसी टू एसी में, वहां पे ये माइका की ही फील्ड होती है। ये जो पूरी प्लेट्स होती है ना, ये माइका से ही फिल्ड होती हैं। वहां पे भी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के लिए हम लोग माइका यूज करते हैं। क्या? क्यों? क्योंकि कम्यूटेटर का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हाई हो जाए, जिससे वो एज ए इंसुलेटर बिहेव करे, और वहां पे ब्रश पर स्पार्किंग ना हो। ब्रश पे स्पार्किंग नहीं होगी अगर कम्यूटेटर का कम्यूटेशन हाई होगा। और कम्यूटेशन हाई कैसे होगा? जब हम माइका यूज करते हैं तभी हाई होता है, तब भी स्पार्किंग होती है। कोई भी चीजें हम आइडियल केसेस के लिए पढ़ते हैं। इसके बाद क्या है हमारा एस्बेस्टस। ये तो आपको पता है कि ये प्रेस हो गया, जो प्रेस होता है, उसके बाद ओवन होता है, केटल होता है, विद्युत केतली जो होती है, इन सर्किट ब्रेकर होता है। किसी में भी आर्क चैम्बर के काम बनाने के काम होता है। जो आर्क चैम्बर होता है ना, जहाँ पे ज्यादा आर्क का मतलब क्या हुआ, देखिए आर्क का मतलब ये हुआ कि जब इलेक्ट्रॉन हवा में फ्लो होने लगे और हवा में फ्लो होने के कारण चिंगारी आने लगे, तो वो अचानक से बहुत तेजी से आर्क उत्पन्न करते हैं। उसी को हम लोग आर्क मतलब चिंगारी उत्पन्न करते हैं तो बहुत ही तेजी से करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आर्क कहते हैं। तो उस आर्क को कम करने के लिए कैसा बनाते हैं, एस्बेस्टस का बनाते हैं। तो ये कहाँ का यूज होता है, विद्युत केतली हो गया, विद्युत केतली, प्रेस, ओवन, सर्किट ब्रेकर में आर्क क्वेंचिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। आर्क क्वेंचिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्लियर है? एस्बेस्टस का प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, जहाँ पे आर्क क्वेंचिंग का काम होता है। विद्युत केतली हो गया, प्रेस हो गया, ओवन हो गया, और इन सारे सर्किट ब्रेकर्स हो गए, इन सारी चीज़ों में एस्बेस्टस का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है हमारा बेकेलाइट। बेकेलाइट तो समझिए एक
बहुत ही अच्छा इंसुलेटर मटेरियल, सबसे अच्छा इंसुलेटर मटेरियल पोर्सिलिन के बाद बेकेलाइट ही होता है। बेकेलाइट का ही आपको फ्यूज भी बनाया जाता है। बेकेलाइट, जो बेकेलाइट होता है, पहले पोर्सिलिन का फ्यूज बनाया जाता था, अब बेकेलाइट का भी बनाया जाता है, पोर्सिलिन का भी बनाया जाता है। इसका यूज हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं? स्विच हो गया, होल्डर हो गया, टर्मिनल बोर्ड, सॉकेट, स्विच जो होती है वो बेकेलाइट की बनी होती है। होल्डर, स्विच होल्डर, स्विच हो गया, होल्डर हो गया, इसके बाद टर्मिनल बोर्ड हो गया, टर्मिनल बोर्ड हो गया, सॉकेट हो गया, सॉकेट। ये सारी चीजें किसकी यूज की जाती है? बेकेलाइट की यूज की जाती है। जो घरों में स्विचेस होते हैं, बोर्ड लगा होता है, ये सारी चीजें बेकेलाइट की ही बनी होती है। बेकेलाइट के अब फ्यूजेस भी आ रहे हैं, पोर्सिलिन के भी आते हैं, क्योंकि पोर्सिलिन से अच्छा मटेरियल है नहीं कुछ। और उसके बाद पोर्सिलिन जो होता है वो बहुत ही सिस्टम के लिए इकोनॉमिकल है, तो हम अच्छा से अच्छा इंसुलेटर यूज़ करते हैं तो पोर्सिलिन यूज़ करते हैं। और जब थोड़ी सी लो क्वालिटी का यूज़ करना होता है तो उसके लिए हम लोग बेकेलाइट का यूज़ करते हैं। इसके बाद हो गया हमारा पीवीसी। पीवीसी आपको पता ही है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड जो भी वायरिंग वगैरह यूज़ करती हैं, आजकल पीवीसी ही यूज़ हो रही है, क्योंकि इससे क्या होता है कि इन्वायरमेंटल इफेक्ट इसमें भी कम होता है। अगर वायरिंग में नमी वगैरह आती है तो पीवीसी में नमी नहीं आ सकती, मॉइस्चर नहीं होता है। ये इसी वजह से पॉलीविनाइल क्लोराइड का ही हम लोग ज़्यादातर यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद हो गया हमारा ग्लास। आपको पता है कि जब हम पहाड़ों पर ट्रांसमिशन लाइन ले जाते हैं ना, सबसे अच्छा मटेरियल होता है ग्लास। और इसके बाद रबर का भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, लेकिन रबर उतना बेस्ट इसलिए नहीं होता है क्योंकि वो ज़्यादा इन्वायरमेंटल इफेक्ट को सहन नहीं कर पाते। लेकिन जब हम पहाड़ों पर ट्रांसमिशन लाइन ले जाते होते हैं तो वहाँ पर हम लोग पोर्सिलिन नहीं यूज़ करते। क्यों? क्योंकि देखिए, हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई रीज़न ही होता है। जब हम लोग नॉर्मल प्लेन एरिया में रहते हैं तो पोर्सिलिन यूज़ कर लेते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो भी इन्वायरमेंटल इफेक्ट होंगे वो कम ही होंगे। ज़्यादा बारिश नहीं होती है, ज़्यादा तूफान नहीं होता है, ज़्यादा बर्फ नहीं होता है। लेकिन जब पहाड़ों पर ट्रांसमिशन लाइन ले जाते हैं तो वहाँ पे हमेशा बारिश होती है, हमेशा ओला पड़ता है, बर्फ गिरता है। तो उन सारी चीज़ों को सबसे ज़्यादा बर्दाश्त करने की कैपेसिटी किसमें होती है? ग्लास में होती है। तो हम ये बात कह सकते हैं कि ग्लास जो होता है वो एक सबसे अच्छा इंसुलेटर मटेरियल होता है, और ग्लास के ही डिक्सेस बनाए जाते हैं। क्लियर है? ये आपका कुछ और भी बहुत सारे इंसुलेटर मटेरियल होते हैं। ये आपका कुछ इंपॉर्टेंट मटेरियल था जो मैंने आपको बता दिया। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। जो नहीं समझ में आएगा वो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। थैंक यू।